नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पर अगले हफ्ते 24 जून को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख दलों के नेताओं को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने, परिसीमन कराने और फिर से राज्य का दर्जा दिलाने समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर के नेताओं का कहना है कि उन्हें बैठक में खबर के बारे में खबर तो मिली है, अब उन्हें औपचारिक न्योते का इंतजार है। आप जानती हैं जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूं कि जितने पैरामीटर्स हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन गृहमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया इसे और बेहतर करने की जरूरत है। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई फैसला अभी हुआ है? सामान्य तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाना ज़्यादा जरूरी है। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए मुझे लगता है जल्द ही हम कल तक निर्णय करेंगे। सर, स्टेटहुड को लेकर कोई जो चर्चा चल रही है, जिसकी चर्चा हुई मैंने आपको बता दी। अच्छा, हमें वैसे तो प्रदेश कांग्रेस यूनिट अभी कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं है और ना ही हमारे पास कोई डिकोडिंग आई है कि कौन लीडर है जो उसमें बुलाए जा रहे हैं। हमारी जो नाराजगी रही है वो इसी बात की, पार्लियामेंट हमेशा कानून बनाने का हक रखता है, मगर जमहूरी तर्ज अमल जब गायब होता है तो क्वेश्चन उठता है। जम्मू कश्मीर के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में सरकार को कोई फैसला लेना था, अगर असेंबली का वेट करते ज्यादा अच्छा। असेंबली के एब्सेंस में ऑल पार्टी मीटिंग पहले बुला लेते, सबको ऑन बोर्ड लेते, शायद ये 2 साल का पीरियड इतना नाराजगी का, इतनी नुकसान का नहीं निकलता। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक की जानकारी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को फोन पर दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने एनडीटीवी से बताया कि 24 जून की बैठक को लेकर फोन आया और उनका कहना है कि आज या कल में औपचारिक न्योते की भी उन्हें उम्मीद है। केंद्र के न्योते पर कल उनकी पार्टी में चर्चा की जाएगी और सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर उनकी पार्टी फैसला लेगी। और इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें अब जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता दिया गया है ताकि वो यहां पर आए और प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकें। हमें बताया जा रहा है कि जो बातचीत है ये जून 24 यानी आने वाले गुरुवार को होने वाली है। इसमें जो सेंटर है 2019 के बाद ये पहला इनिशिएटिव ले रहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करने के लिए। केंद्र सरकार का मानना है कि वहां पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो काफी समय से जो है वो एक्सटेंड हो गया है, इसलिए वहां पर जो सियासी जो भूमिका है निभाने की, जो पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्हें शुरू करने की जरूरत है, इसलिए ये बातचीत की जा रही है। साथ में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर की जो छोटी पार्टीज हैं उन्हें सभी को जो है वो न्योता दिया जाएगा यहां पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री से। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में जब स्टेटहुड खत्म कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। लेकिन ये जो बातचीत है अभी जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक होने वाली है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस पहल का उन्होंने स्वागत किया है। उनका कहना है कि जो घाटी में एक गैप था, जो क्योंकि एक काफी समय से वहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं देखी जा रही थी, इस न्योते के बाद जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी का सिलसिला है वो वहां पर शुरू होगा। यहां पर हमें ये भी बताने की जरूरत है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल एक बहुत लंबी मीटिंग की थी। ये 2 भागों में मीटिंग ली गई थी। पहले भाग में डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने जो वहां का राज्य प्रशासन है उसका सराहना की थी कि उन्होंने किस तरह से वैक्सीनेशन जो है 76% जो है वो अचीव कर लिया है। इनफैक्ट जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे 100% वैक्सीनेशन हो गया है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, जो प्रधानमंत्री ने वहां पर कई प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हुए हैं,
उनका भी रिव्यू किया था केंद्रीय गृह मंत्री ने। उसके बाद एक दूसरी अहम बैठक हुई थी जिसमें सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए थे। यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो जून 28 से शुरू होने वाली थी और 22 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अभी तक जो श्राइन बोर्ड है उसने अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा नहीं खोला है, जिससे संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि इस बार दोबारा से यात्रा जो है शुरू ना हो। इसके बारे में मैंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब, उनसे बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि लोगों की जान ज्यादा बचानी जरूरी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस मीटिंग में भी ये जो स्टेटहुड को लेकर जो एक इशू है, डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, उसके बारे में भी वहां पर चर्चा हुई कि इसका क्या असर पड़ेगा सिक्योरिटी अपैरेटस पर जम्मू कश्मीर के। तो ये सभी बातों की जो चर्चा है वो कल मीटिंग में हुई। अब आने वाले हफ्ते में गुरुवार को प्रधानमंत्री इस बैठक लेंगे जिसमें सभी पार्टीज जो हैं वो हिस्सा लेंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह को नम आंख से विदाई दी गई है, अंतिम विदाई दी गई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ है। 91 साल के मिल्खा सिंह ने कल रात 11:30 बजे चंडीगढ़ के पीजीआई एमईआर अस्पताल में अंतिम सांस ली। कुछ दिनों पहले वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। 13 जून को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी, लेकिन कल रात उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन कोरोना की ही वजह से हो गया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट रहे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में वो कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गए थे। उनके निधन के बाद पंजाब सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। बड़ा अफसोस है, सानू सारे देश ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਅ ਸਟੇਟ ਫਿਊਨਰਲ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ एक कोशिश ਕਰਨ कि अपने सूबे वास्ते और अपने देश वास्ते अपना नाम बनाओ। मिल्खा सिंह जी एक सिंपल एथलीट ही नहीं, एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश का एक मिसाल है। हर युवाओं के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। उसने जो हौसले ज़िंदगी में उन्होंने दिखाए हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ा एक आगे का रास्ता, ज़िंदगी कैसे जीना है और देश के लिए समर्पित भाव के साथ क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश देकर के गए हैं। हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, किरण रिजिजू जैसे कह रहे थे कि एक बहुत ही महान खिलाड़ी तो वो थे ही, लेकिन एक बहुत जिंदा दिल शख्सियत भी थे और यही वजह थी शायद कि इतने सारे लोगों के साथ उनका दिल का रिश्ता भी बन जाता था। बिल्कुल, बहुत ही मल्टीफेसेटेड थी अंजलि। आप देखिए 60 साल हो गए उनके रिकॉर्ड टूटे हुए। आज तक कोई ट्रैक में जहां तक वो पहुंचे, उनके बहुत क्लोज पीटी उषा पहुंची थी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। फोटो फिनिश हुआ था उनके चौथे नंबर पे, लेकिन कोई उनके आसपास, सिर्फ मैं ट्रैक की बात कर रहा हूं जहां एथलेटिक्स में ट्रैक की, जरूर 58 साल बाद कृष्णा पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में और रिकॉर्ड की बराबरी की, और विकास गौड़ा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक तरह से रिकॉर्ड की बराबरी की। लेकिन कोई भी ओलंपिक्स में चौथे नंबर पे कोई एथलीट ट्रैक में नहीं पहुंच सका। तो ये उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगता है कि कितना महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होगा। उन्होंने जो 400 मीटर में रिकॉर्ड बनाया वो 1998 में परमजीत सिंह ने तोड़ा था, जो आजकल सीआरपीएफ में है, लेकिन वो बहुत ही क्लोज मार्जिन से टूटा। और उसके बाद ये जो और प्लेयर्स ने तोड़ा, एथलेटिक्स में जो वो जगह छोड़ के गए हैं वो काफी अब तक भरपाई नहीं हो पाई है। आगे कोई ऐसा एथलीट नजर नहीं आता जो उनके
जो उनके आसपास पहुंचेगा या इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। इसके अलावा जैसे आप पर्सनालिटी की बात कर रही हैं, बहुत ही सेंस ऑफ कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। और जैसे मैंने उनको कई दिल्ली गोल्फ क्लब में कई बार उनको कार्ड खेलते, ताश खेलते देखा, या गोल्फ जो उनका दूसरा मतलब पसंदीदा खेल था, उसमें उनके बेटे जो हैं वो बहुत टॉप क्लास गोल्फर बने इंडिया के। अब उनका बेटा भी एक गोल्फ के मैदान पे देखा जाता है। उनकी जो वाइफ है वो वॉलीबॉल की कैप्टन थी। तो एक पूरी जो लेगेसी है वो छोड़ के गए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मतलब उनको कभी भी किसी लालच नहीं रहा कि कोई ऑफिशियल उनको कुछ पैसे, मतलब किसी इनाम या कोई पैसा कुछ दे के उनको कुछ कहवा ले। जो चाहते थे बेबाक बोलते थे, कमियों की ओर जमकर इशारा करते थे, और बहुत ही जिंदा दिल थे। आप अगर उनको थोड़ी भी समय में आपसे कनेक्ट बना लेते आप और आपसे पर्सनल रिलेशन तुरंत ही कायम कर लेते। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। कभी भी अहंकार नहीं दिखा, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एक दो उपलब्धियों के बाद, आप सोचिए 80 रेसे करीब उन्होंने जीत में भागे और सिर्फ 5 या 6, एक मक्खन सिंह थे उन्होंने नेशनल्स में उनको दबाया था, हेलसिंकी ओलंपिक्स में वो बीच में आ रहे थे, 5-6 रेस वो हारे। आज के डेट में आप सोचिए कि लगातार, और यही वजह है विमल, शायद उनकी कमी जो है वो आने वाले कितने साल तक शायद खलती रहेगी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। आपने ये पूरी जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद आज लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जितिन प्रसाद अपने काफिले के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव प्रताप सिंह ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया और कहा कि उनके आने से प्रदेश में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। जबकि जितिन प्रसाद ने कहा कि वो बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरा करेंगे। सोच विचार के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता भी ली है और धन्यवाद दूंगा नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में मैंने भारतीय जनता परिवार में मुझे वो आने का अवसर मिला है। मैं ये स्पष्ट मानना है कि देश और प्रदेश के हित में अगर कोई संगठन और अगर कोई नेतृत्व है तो भारतीय जनता पार्टी का सशक्त संगठन और मोदी जी का नेतृत्व। ये देश के, चाहे देश के अंदर हो, चाहे विश्व में हो, और चाहे हमारी सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयुक्त है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रयास मेरा रहेगा कि जो ये कार्य चल रहे हैं जनहित के, उसमें मेरा भी थोड़ा योगदान रहे एक कार्यकर्ता के रूप में। प्रतिष्ठा है, आपके परिवार की प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आपके आने से भारतीय जनता पार्टी का भी विस्तार होगा और जहां जहां आपका प्रवास होगा, दौरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का कद भी और संगठन का भी विस्तार मतदाता के हिसाब से भी प्रत्येक दृश्य करेंगे। मैं आदरणीय जितिन जी का स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को टाल नहीं सकते हैं और ये अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर तीसरी लहर में मामले ज्यादा बढ़े तो लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजारों में भीड़ बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वायरस अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए रूप बदल रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी बदलाव हो रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन की एक डोज की रणनीति और दोनों टीकों के बीच अंतराल काम करता है। So I do agree with you. The third wave is inevitable and it's basically based on human behavior. There is again a lack of COVID appropriate behavior. We don't seem to have learned from what happened between the first and the second wave. And again, crowds are building up, people are gathering. It will take some time for the virus to again start spreading and for the number of cases to start rising at a national level. But you're right, it could happen within the next, I would say about 6 to 8 weeks, maybe a little longer. But a lot depends on how we sort of go ahead in terms of COVID appropriate behavior and preventing crowds. नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। कोरोना के बारे में आपको और जागरूक करने के लिए हम गूगल के साथ लेकर आए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। हमारी कोशिश है कि कोरोना से जुड़ी हुई तमाम जो ज़रूरी जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाएं और वैक्सीन या कोरोना से जुड़े हुए जो भी आपके डर हैं या भ्रम हैं या जो भी सवाल हैं उनको हम देखें, उनका जवाब मिले आपको या भ्रमों को दूर किया जा सके। कोरोना का खतरा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है कि एक और समस्या का लोगों को सामना करना पड़ा है। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। कोरोना से ठीक हुए लोगों में ज़्यादातर ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। ऐसे में इसको समझना भी ज़रूरी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज जोड़ रहे हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर, HOD ENT एम्स। डॉक्टर आलोक, बहुत स्वागत है आपका। ये ब्लैक फंगस की जो समस्या है, कोरोना के बाद हमने देखा कि इसके मामले काफ़ी सारे देखने को मिले, इसलिए कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं इस नई समस्या को लेकर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये दरअसल ब्लैक फंगस होता क्या है, ये क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानें कि आपके अंदर ब्लैक फंगस है? तो ब्लैक फंगस आम वार्तालाप पे ये वर्ड बहुत यूज होने लग गया है, पर एक्चुअली जो ये फंगस इन्फेक्शन है एक तरह का, उसमें ब्लैक की कोई ऐसी बात नहीं है। इसको म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन कहते हैं। ये इन्फेक्शन पहले भी होता आ रहा है और ये इन्फेक्शन जो है जनरली उन्हीं में होता है जिनकी वैसे इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। तो अगर आपकी जनरल हेल्थ ठीक है तो इसमें ऐसी कोई शंका नहीं है। पर हाँ, कोविड के साथ ये हो रहा है कि कुछ कोविड के साथ ही शायद इम्यूनिटी लोगों को कम हो जाती है, कुछ साथ में कई बार डायबिटीज़ बिगड़ जाती है, और अगर डायबिटीज़ पहले ही हो तो खास ख्याल रखने की बात है। और कई बार जो है दवाइयाँ जो लेनी पड़ती हैं कोविड के चक्कर में, उनसे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये सब मिला जुला के जो है ऐसे कई पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी कोविड के इन्फेक्शन की वजह से कम हो गई है और उनको ये इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। क्या इसके अर्ली लक्षण हैं? दो चीज़ों को ख्याल रखने की बात है। एक तो ये कि एक हाई रिस्क ग्रुप है। हाई रिस्क ग्रुप वही है जिसकी मैंने बात की कि अगर कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, अगर डायबिटीज़ पहले ही थी या कोविड के समय जो है ब्लड शुगर बिगड़ गई है और अगर साथ में स्टेरॉइड लेना पड़ गया है, तो जब ये सब चीज़ें साथ हो जाती हैं तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। तब आपका रिस्क ये बीमारी होने का कहीं बढ़ जाता है। हाँ, जब ये बीमारी होती है तो नाक से शुरू होती है, नाक और साइनसेस से, और वहाँ से आँख में और ब्रेन में फैल सकती है। अगर आप इसको नाक के लक्षण पे ही इसको पकड़ लें तो इसका इलाज अच्छा हो जाता है और कोई ऐसी बात, कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तो नाक में पकड़ने के लिए क्या ऐसी बातें हैं? एक तो अगर नाक ब्लॉक हो जाए या सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो या फेस पे पेन हो या फेस पे झंझनाहट हो, और या फिर जो है मुंह में ऊपर के जबड़े में या तो दर्द हो या कोई दांत ढीला पड़ जाए या कोई घाव पड़ जाए, तो आप नाक के आसपास जो नाक की हड्डी है, नाक के साइनसेस की जो हड्डियाँ, उसके आसपास के हिस्से में अगर कोई भी सिम्टम आता है तो ये केयरफुल रहने वाली बात है, स्पेशली अगर पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में है। तो ऐसे में डॉक्टर आलोक, लोग अगर हम ख्याल रखने की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना ही अपने आप में एक इतनी बड़ी समस्या है कि अभी तक हम उससे जूझ रहे हैं, ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि जिससे आप सुरक्षित रह सकें, इस ब्लैक फंगस से खुद को बचा सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग बड़ी जल्दी जो है कोरोना की वजह से जो है लापरवाह भी हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन खुला है तो ये तो नहीं है कि बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है और लापरवाही फिर दिखने में सामने आ रही है। तो अगर आप कोविड से ही सावधानी रखेंगे तो नेचुरली कोविड की कॉम्प्लिकेशन से तो अपने आप ही सावधानी होगी।
ये पहली बात। दूसरी बात है कि हाँ, अगर कोविड हो गया तो ब्लड शुगर का टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड शुगर बिगड़ जाए, कई बार कोविड की वजह से ब्लड शुगर बिगड़ जाती है, कई बार ब्लड शुगर वैसे साइलेंट होता है, अगर बिगड़ा हुआ हो, डायबिटीज हो, पता चलता नहीं है, तो ब्लड शुगर का टेस्ट कर लें, कंट्रोल कर लें, तो उससे ही जो है आपकी कोई भी यही कॉम्प्लिकेशन की बहुत कॉम्प्लिकेशन होने से आपकी चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा, जो दवाइयाँ कोविड की हैं वो अपने आप ना लें, डॉक्टर के सुपरविजन में लें, जितनी बताई जाए उतनी लें, ना ज़्यादा लें ना कम लें। और अगर विद इन रेंज आप दवाई लेते हैं जितनी ज़रूरत है, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपकी कोई रिस्क बढ़ जाएगा ये प्रॉब्लम होने का। उसके आगे बातें बताई हैं कि अर्ली लक्षण क्या होते हैं, अगर ऐसे कोई लक्षण लगता है तो डॉक्टर से मिलें, आगे इलाज हो ही जाएगा। क्योंकि अब समस्या डॉक्टर आलोक ऐसी है कि इससे भी आपको अपने आप को बचा के रखना है और ज़रूरी है कि कोरोना से आप अपना बचाव करें ताकि और परेशानियां ना बढ़ें। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाइए जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि अब ये बात साफ है कि वैक्सीन से खासा बचाव होता है। अगर आपने एक डोज भी लगवा रखी है तब भी आपको काफ़ी बचाव कोरोना से हो जाता है, और 2 डोज आप लगवा लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं कोरोना से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई है। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई दी गई। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता फरहान अख्तर, जिन्होंने मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका। आप किस तरीके से याद करेंगे मिल्खा सिंह को? आपका सोशल मीडिया पर पोस्ट भी मैंने पढ़ा, आपने काफ़ी बातें अपने दिल से वहाँ कही है। हमारे दर्शकों से भी साझा कीजिए, किस तरीके से आप उन्हें याद करेंगे? मतलब बहुत सारा प्यार के साथ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, उनसे बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, उनके परिवार से, निमी आंटी से भी। मैं बस यही याद रखूंगा कि मतलब कितने प्यार के साथ उन्होंने मुझे, राकेश को, प्रसून को, हम सबको अपनी एक परिवार का हिस्सा बनाया। किस तरह से जब मैं देखता था वो लोग से मिलते थे तो मतलब कितनी मोहब्बत थी उनमें, कितना बड़ा दिल था उनका। जो एक अपनापन का एहसास वो आपको देते थे, वो मतलब मैंने बहुत कम महसूस किया है कहीं भी। वो धरती से मतलब जुड़े हुए एक इंसान थे, मगर उनका जो एक स्टेटस था वो तो मतलब एक लेजेंड का था। लेकिन दुनिया जो उन्हें जानती थी लेजेंड के नाम से, या एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी के नाम से या आइकॉन के नाम से, वो इन चीजों को मतलब बहुत लाइटली लेते थे। और मतलब ज्यादा मतलब वो जो एक बोझ होता है ऐसे टाइटल का, वो उनके कंधों में नहीं था। वो लोगों का प्यार समझ के मतलब आगे बढ़ते रहते थे। तो एक अच्छी यादें जुड़ी हैं बहुत उनके साथ। मैं बहुत मिस करूंगा उन्हें और निमी आंटी को भी। आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा है कि एक इंस्पिरेशन थे वो। आप कहते हैं कि जो लोग उन्हें जानते थे पर्सनली उनके लिए तो बात अलग ही है, लेकिन जो नहीं भी जानते थे उनके लिए एक अलग ही तरीके की इंस्पिरेशन थे। आपको खुद को जब आप पिक्चर के लिए तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने आकर के आपकी ट्रेनिंग भी शायद देखी, किस तरीके से आपका कनेक्शन बना उनके साथ और किस तरह से उसको बना कर रखा फिर उन्होंने भी और आपने भी? जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो मतलब मैं काफी नर्वस था क्योंकि मैं सिर्फ नाम से उनको जानता था और कहानी मैंने उनकी पढ़ी थी। मतलब उनकी कहानी जो थी, आपने भी फिल्म देखी है, बहुत ही मतलब एक इंस्पिरेशनल कहानी थी, दिल को छू जाने वाली मतलब एक कहानी थी, एक जर्नी थी। लेकिन जब मैं उनका नाम जब मैंने पहली बार लाइफ में सुना था, वो स्कूल में था, और लोग हमेशा मतलब उनके नाम को कहकर मतलब इंस्पायर करते थे कि हम और हार्ड वर्क करें एक्सरसाइज में। और जब पीटी का क्लास होता था तो मतलब मेरी एक जो इमेज थी उनकी वो थी कि मतलब वे बहुत ही एक मतलब डिसिप्लिनेरियन से आदमी होंगे। तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस था, लेकिन जब वो आए ट्रैक पर मुझसे मिलने तो उन्होंने मतलब एक ट्रैक सूट पहना हुआ था और वो आए, मैं मिला उनसे और उन्होंने एक ही मिनट में मुझे बिल्कुल मतलब एक डिसार्म कर दिया जो कहते हैं।
उन्होंने कहा चलो यहाँ पर खड़े रह के बातें नहीं करेंगे, साथ में जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। तो हम वहां पर एक लैप लगाना हमने शुरू किया। और मैंने देखा कि मतलब वो कितने आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते थे। वहाँ दूसरे बच्चे थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, महाराष्ट्र पुलिस के भी कुछ सदस्य थे जो मतलब ट्रैक एंड फील्ड में के लिए वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। और हर किसी ने मतलब ये सुन लिया कि मिल्खा सिंह जी आए हैं, तो सब उनसे मिलने आए, सबने उनके पैर छुए और उन्होंने हर इंसान के लिए मतलब 2-3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट अपने वक्त से निकाला, सबसे बात किया, पूछा कि किस डिसिप्लिन में हो, क्या अचीव करना चाहते हो, फिर टिप्स दिए ट्रेनिंग के, मोटिवेशनल मतलब उन्हें एक टॉक दी। और तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये किस तरह के इंसान हैं। और जहां भी वो जाते थे उसके बाद जब भी मैं देखता था लोग उनसे इंस्पायर होते थे, उनकी कहानियों से, उनकी जीवनी से। और शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मतलब उनका जो एक इफेक्ट होता है पीपल पे, लोगों पे, वो किस तरह का इफेक्ट है। और शायद कि मतलब उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि वो कितने महान इंसान हैं, कितने बड़े इंसान हैं, कि उनकी जो एक छवि है वो कितनी बड़ी है, उनका जो साया है वो कितना लंबा है, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था। और वो ह्यूमिलिटी की जो मैं बात करता हूँ कि मतलब जितनी भी सक्सेस, जितनी भी कामयाबी उन्हें मिली, उसके बावजूद वो कितने कितने हम्बल थे। ये सारी चीजें बहुत एक लाइफ लेसन है मेरे लिए। और उम्मीद करूंगा कि जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनकी किताब पढ़ी है, जिन्होंने फिल्म देखा है, या उनके टॉक्स या तो लाइव सुने होंगे या यूट्यूब या किसी चैनल पे, जैसे आपके चैनल पे सुने होंगे, तो उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ होगा। आप क्या मानते हैं कि उन्होंने एक राह जो दिखाई भारत के लिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आपने फिल्म भी की, आप खुद भी स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने एक पूरी एक जनरेशन के लिए एक तरीके से एक मिसाल और एक राह बनाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है जो आप कह रही हैं कि मैं कहूँगा एक जनरेशन के लिए नहीं, मतलब ये मतलब बहुत सारी जनरेशन के लिए उनकी जो कहानी है और जो उनका एक स्ट्रगल है वो हमें इंस्पिरेशन देता है। उनकी कहानी मतलब 60 में उन्होंने ओलंपिक्स की रेस दौड़ी थी। उसके बाद से लेकर आज तक जब एथलीट्स और एथलेटिक्स की बात होती है तो उनका नाम हमेशा लिया जाता है। ये एक तरह का एक ट्रिब्यूट है उनकी जो एक एफर्ट थी कुछ कर दिखाने की, उनका जो एक जज्बा था, कि आज तक उनका नाम इस डिपार्टमेंट में लिया जाता है कि अगर कोई कहता है कि आपको अगर कुछ स्पोर्ट्स में पाना है तो मिल्खा सिंह जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मतलब बहुत कम होता है लोगों के साथ। और ये जो भी हुआ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, उन्हीं की मतलब जो सैक्रिफाइस का, डिसिप्लिन का, उसी का नतीजा है। तो इन चीजों से मतलब एक जनरेशन नहीं, मैं कहूँगा आज तक जो सारे जनरेशन्स हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ कर दिखाना चाहते, उनका नाम बहुत बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। जी फरहान, कोई एक ऐसी सीख जो निजी तौर पर आपको दे गए हो जो आपके साथ हमेशा के लिए अब शायद रह जाए? रिपीट कर पाएंगे प्लीज क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा सा लगता है कनेक्शन टूट गया था। मैं ये बोल रही थी कोई ऐसी सीख जो निजी तौर पे आप उनसे आपको मिली हो, जो आपको दे गए हो, जो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाए? जी, उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा था कि जिंदगी में मतलब कामयाबी भी मिलेगी और फेलियर भी होगा, लेकिन इंसान को हमेशा मतलब अपने जो एक बनाए हुए मार्ग पे मतलब हमेशा चलते रहना चाहिए। ज्यादा निराश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा मतलब इतनी भी खुशी नहीं हो जानी चाहिए कि मतलब इंसान का दिमाग थोड़ा खराब हो जाए या एक घमंड आ जाए उसमें। अपने जो नजदीक लोग हैं, जो अपने परिवार हैं और जो अपने बहुत करीबी दोस्त हैं, हमेशा उनसे जो रिश्ता है वो जिंदगी में सबसे जरूरी होता है। तो वो मतलब जहां तक हो सके वो हमेशा बनाए रखो, काम को कभी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि ये चीजें जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान। तो जो बातें उन्होंने कही हैं उससे हम सभी सीख ले सकते हैं और
अब वो हमारे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया, उनकी जो अचीवमेंट्स थी, इसके अलावा जो वो बोल के गए हैं, वो सदा हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।